आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आरसी सर्किट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा लगभग सेकेंड लास्ट टॉपिक है। आरसी सर्किट पढ़ेंगे हम और उस पर बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे, और फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थोड़ा काफ़ी लेट हो गया था मेरे को वीडियो बनाने में, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है आरसी सर्किट। आप देख रहे हो टॉपिक। बच्चों, ये टॉपिक जनरली कंफ्यूजिंग होता है काफ़ी लोगों में, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होती है। तो इसकी एक 2 या 3 लेक्चर सीरीज आएगी आरसी सर्किट की। तीनों को आप लोग देख लोगे 2 से 3 लेक्चर में, तो कभी भी आरसी सर्किट की प्रॉब्लम में आप फंसोगे नहीं। दैट इज़ माई गारंटी 100%। ओके, तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसमें मैं इसका ट्रांजिएंट स्टेट वगैरह बताऊँगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे करते हैं बेसिकली कैपेसिटर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आरसी सर्किट टॉपिक। तो देखो, अभी एक चीज़ आप ध्यान दिए होगे, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि सपोज एक कैपेसिटर आपने लिया, ठीक है, एक अनचार्ज कैपेसिटर लिया, और आप उसको यदि बैटरी से कनेक्ट करते हो, ठीक है, सपोज आपके पास एक स्विच है और आपने बैटरी लगा दिया, तो थोड़ा देर के बाद आप क्या पाते हो कि ये हमारा कैपेसिटर, फिर बैटरी आपने निकाल लिया एक तरह से, तो ये आप बेसिकली कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हो ऐसे, ठीक है। तो ये कैपेसिटर इसका सी था, तो आप बोलते हो सर चार्ज इसका सी भी होता है प्लस यहाँ पे, और ये माइनस, ठीक है। ये लेफ्ट साइड प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और राइट साइड प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आप बोलते हैं सर इस पे चार्ज कुछ देर के बाद, मतलब जब पूरा चार्ज हो जाता है तो चार्ज सी वी होता है, ठीक है। अब एक चीज़ में ध्यान से देखने वाली बात है, जब आप इसका एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, Q²/2C, फिर हाफ सी वी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। तो Q²/2C करोगे तो बेसिकली एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, चार्ज तो इसमें कितना हमने प्रोवाइड किया, सी वी, मतलब इसमें चार्ज जो फ्लो किया वो कितना फ्लो किया, बैटरी के द्वारा चार्ज सी वी फ्लो किया, ताकि उस पर पूरा चार्ज हो गया, मतलब बैटरी से टोटल चार्ज सी वी उस पर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और एनर्जी आप देखोगे तो हाफ सी वी स्क्वायर आया, और बैटरी कितना एनर्जी प्रोवाइड किया, चूंकि चार्ज सी वी फ्लो किया, तो एनर्जी डिलीवर बाय बैटरी आप कैलकुलेट करोगे तो V इंटू क्यू, ठीक है, ऑक्सीजन बाय द बैटरी, तो V इंटू सी वी, आप इसको देखोगे तो सी वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो, बैटरी ने सी वी स्क्वायर एनर्जी सप्लाई किया, और एनर्जी कुल मिला के स्टोर हुआ कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर ओनली, बेसिकली हाफ ऑफ दिस एनर्जी। तो यहाँ क्वेश्चन क्वाइट ऑब्वियस क्वेश्चन है कि ये आधी एनर्जी गई कहाँ। यहाँ तो और तो कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं भी डिसिपेशन वगैरह दिख नहीं रहा है, तो फिर ये आधी एनर्जी कहाँ गई। तो ये आधी एनर्जी एक्चुअली हीट में जाता है, होता है ना, आधी एनर्जी हीट में जाता है, और एक हिडन रेसिस्टेंस होता है कैपेसिटर का एक हिडन रेसिस्टेंस होता है, जिसके हम जनरली इससे पहले नहीं दिखा रहे थे। तो आरसी सर्किट का मतलब ही हुआ कि रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और रेसिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है, दोनों का कंबाइन। तो अब नाउ ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे कि बिना, मतलब पहले हम रेसिस्टेंस को दिखाते नहीं थे, अब हम कैपेसिटर और रेसिस्टेंस दोनों को दिखा के देखेंगे। एक्चुअली जो आधी एनर्जी थी हाफ सी वी स्क्वायर, वो बेसिकली डिसिपेट हो गया रेसिस्टर के थ्रू, वो लॉस हो गया, ठीक है। तो वही हम बात करेंगे आज के लेक्चर में आरसी सर्किट के बारे में। तो अब हम इस डायग्राम को हम बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो हमारा आरसी सर्किट है इन जनरल, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और इसको फिर हमने एक्चुअल में यही होता है, तो हम अलग अलग इसको बताएंगे, और यहाँ पे हमने V कनेक्ट करिए, और ये R और ये C, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आरसी सर्किट। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटर चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली चार्ज होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, मतलब कुछ
टाइम में एक टाइम लगता है जिसमें वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उसी को देखेंगे कि कितने टाइम में ये चार्ज होता है। तो रियलिटी स्पीकिंग, हम थ्योरेटिकल स्पीकिंग हम बोले तो उसको इनफाइनाइट टाइम लगता है चार्ज होने में, मगर ये इनफाइनाइट टर्म एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। मतलब इवन 1 सेकेंड या फिर 1 मिली सेकेंड भी इनफाइनाइट टाइम के बराबर हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। थोड़ा सा आपको अभी यहाँ कन्फ्यूजन होगा तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा पैसेंस रखो, अभी मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा जो ये RC सर्किट है, जो हमारा जो चैप्टर है उसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्चुअली इसको 2 पार्ट में ही पढ़ा जाता है। एक को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, और एक को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आए तो क्लियरली आपको पता हो जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन जो है ट्रांजिएंट स्टेट से आया है या फिर स्टेडी स्टेट से। तो इस दोनों को पहले समझते हैं। तो RC सर्किट जो टॉपिक है हमारा, हमने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, ठीक है। तो अब क्या है ये ट्रांजिएंट स्टेट और क्या है स्टेडी स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट होता है कि जब टाइम की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होती है और टाइम की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन इन्फिनिटी होती है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी आपको ऑड लगेगा कि सर t ग्रेटर देन इन्फिनिटी का कोई मतलब ही नहीं हुआ, सेंस ही नहीं बन रहा है, और t इज़ लेस देन इन्फिनिटी। अब जैसे मैंने बताया कि जो इन्फिनिटी है ये एक रिलेटिव टर्म है, इन्फिनिटी है ना, दिस इज ए रिलेटिव टर्म। मतलब इवन 1 मिली सेकेंड इज ऑल्सो कैन बी इन्फिनिटी, इवन 1 मीटर भी वो इन्फिनिटी है। अब देख लो, सपोज एक वॉल है, सामने आपके वॉल है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका फेस है, इसकी कितनी लेंथ होगी, सपोज ये 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का है ये नोटबुक फेस देख रहे हो ना। अब यहाँ पे तो ये मेरे को फाइनाइट लग रहा है, ठीक है। अब सपोज आपकी आई की डिस्टेंस इससे काफ़ी क्लोज हो जाए तो आपको क्या लगेगा कि लगभग ये काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, काफ़ी बड़ा हो गया। अभी तो ये लगभग 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, आप सपोज 1 मिलीमीटर कर दो, ठीक है। अब मेरा तो साइज़ बड़ा है, मतलब हाँ का, सपोज एक चींटी है, ठीक है, चींटी देख रहा है, चींटी यहाँ पे पहुँचा, चींटी की आई और इस फेस, ठीक है, चींटी का आई काफ़ी छोटा होगा और उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लगभग 1 मिलीमीटर मान के चलो। तो चींटी को लगेगा कि काफ़ी एक बड़ा सा एक सरफेस है, उसको कहीं मतलब एंड पॉइंट ही नहीं दिखेगा इस फेस का। अब चींटी से भी आप छोटा कंसिडर कर लो, ठीक है। सपोज चींटी से भी छोटा एक कोई क्या है, मतलब कोई प्राणी है, कोई जीव है, और वो यहाँ पे मतलब उसके बीच का डिस्टेंस आप देखो, इमेजिन कर सकते हो कि सपोज 10⁻⁶ उसकी आई डिस्टेंस, उसके आँख की डिस्टेंस और ये फेस की डिस्टेंस सपोज 10⁻⁶ के रेंज में होता है। तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस और ये बिल्कुल इनफाइनाइट दिखेगा, मतलब कहीं भी अथाह पता नहीं चलेगा। सपोज यहाँ तो अभी मतलब इन्वेंशंस वगैरह हो गया, काफ़ी ज़्यादा पता चल गया हमें, तो हमें अर्थ लगता है कि अच्छा ठीक है एक फाइनाइट शेप का है। मगर सपोज आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता, आप मतलब सैंड पे हो या फिर कोई ओशन के बीच में हो या फिर कहीं भी है, तो आपको लगेगा कि हर जगह कहीं भी आप जा रहे हो एक तरह से पूरा इनफाइनाइट ही है ये, तो आपके रिस्पेक्ट में ये पूरी सरफेस एक तरह से इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। तो वो साइज़ ये सब पे डिपेंड करता है इनफाइनाइट टर्म, तो वही मैं बात कर रहा था। तो अच्छा दूसरे टॉपिक में मैं चला गया। तो इन्फिनिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म, तो इवन मैं क्या बोल रहा हूँ और आपको रियलाइज़ भी हो जाएगा, मैं इसको रियलाइज़ कराऊँगा मैथमेटिकली और इस टॉपिक में कि कैसे ये 1 मिली सेकेंड एक इन्फिनिटी जैसा टर्म है, और इवन 1 सेकेंड ऑल्सो कैन बी ट्रीटेड एज इन्फिनिटी। तो वही कोई एक टाइम होगा जिसको हम इन्फिनिटी एज एज्यूम करेंगे, मतलब उसको मान सकते हैं। तो जो कैपेसिटर जो चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं कि इन्फाइनाइट टाइम लगता है। अब 1 मिली सेकेंड में ही चार्ज हो जाता है, जनरली ऑल कैपेसिटर्स 1 मिली सेकेंड या फिर 5 मिली सेकेंड 10 मिली सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटर वैल्यू, वो चार्ज हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्यों मैं 1 मिली सेकेंड बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका आगे भी ग्राफ्स वगैरह देखोगे तो 99% वो चार्ज हो जाता है 1 मिली सेकेंड, काफ़ी कम फ्रैक्शन टाइम में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ठीक है। तो काफ़ी कम टाइम में वो
फुली चार्ज हो जाता है, उसके बाद फिर बाकी के टाइम में वो धीरे धीरे चार्ज हो जाता है, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 99.9% चार्ज हो जाता है वो 1-2 मिली सेकेंड में या फिर 1 सेकेंड में। उसके बाद एक्चुअली इन्फिनाइट टाइम में आइडियली उसको फुल्ली चार्ज होना चाहिए, मगर 99.9% चार्ज मीन्स फुल्ली चार्ज हम उसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट में हमें क्या पढ़ना है कि चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब चार्जिंग कैपेसिटर क्या हुआ, एट टी इक्वल्स टू 0 चार्ज कितना होता है 0, कोई भी चार्ज हमने बैटरी को कनेक्ट ही नहीं किया, स्विच ऑफ है तो चार्ज उस पर 0 है। एंड एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या चार्ज हो जाता है, CV हो जाता है या फिर Q हो जाता है चार्ज, मैक्सिमम चार्ज जो होगा उस पर। इस बीच में ऑब्वियसली किसी भी टाइम पे आप चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो, तो यही हमारा स्टडी है। जो बेसिकली ट्रांजिएंट स्टेट में आपको Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होता है और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आपको निकालना होता है। तो ये दोनों कैलकुलेशन आपको स्टेडी स्टेट में ट्रांजिएंट स्टेट में निकालना होता है, और इसका हम निकाल के देखेंगे फॉर्मूलाज वगैरह और इससे रिलेटेड ग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रांजिएंट स्टेट का था। तो ये दोनों फॉर्मूला कैसे आता है, डिराइव होता है, हमको कोई भी टाइम दिया होगा, सपोज मैंने देख लिया कि 1 मिली सेकेंड में फुली चार्ज हो जाता है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अच्छा हाफ मिली सेकेंड में कितना चार्ज होगा, या फिर ऐसा नहीं है लीनियर फंक्शन नहीं है, या फिर 10⁻⁶ सेकेंड्स में कितना चार्ज होगा। तो ये सब हम कैलकुलेशन वगैरह देखेंगे। फिर करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है। और स्टेडी स्टेट में हुआ कि मतलब जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो उसके बाद की स्टडी क्या होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो उसको हम देखेंगे स्टेडी स्टेट में। आफ्टर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, ठीक है। मैं तो हैंडराइटिंग मैं अपना ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बच्चों का था। ओके, तो अब बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रांजिएंट स्टेट होता क्या है, ठीक है। तो ट्रांजिएंट का मतलब हुआ कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये वाला जो पार्ट है ट्रांजिएंट स्टेट से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, कम प्रॉब्लम आते हैं। आपका इंपॉर्टेंट है ये स्टेडी स्टेट वाला, ठीक है। स्टेडी स्टेट में काफ़ी ट्रिक्स वगैरह भी होते हैं, तो मेनली हमको वही पढ़ना है, मतलब काफ़ी डिटेल में। तो लेकिन फिर भी ट्रांजिएंट स्टेट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर ट्रांजिएंट स्टेट पे ही है। वो थोड़ा सा बोरिंग है, हल्का सा, मगर कोई बात नहीं, आप इस लेक्चर को देखो। और फिर कल जो लेक्चर मैं दूंगा, मतलब कल जो मैं शूट करूंगा, तो उसमें आपको स्टेडी स्टेट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, जिसको कि हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे करते हैं और इसका Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मेरे को निकालना है। तो मैं एक RC सर्किट मैंने बना दिया और मैंने एक बैटरी बना दिया और यहाँ एक स्विच बनाया। स्विच का इंपॉर्टेंट रोल है कि आप स्विच को क्लोज करो t=0 पे, ठीक है। जो क्लोज करोगे तो I फ्लो करेगा, या फिर आप Q भी मान सकते हो कि Q फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ R है और यहाँ C है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एज्यूम कर लो कि एट t=t पे चार्ज डिपोजिट हो गया Q और -Q, ठीक है। ये डिपॉजिट हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम KVL लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आप सपोज इस पॉइंट A से आप स्टार्ट करते हो, वापस यहाँ पे पहुँचते हो, तो क्या लिखोगे, V - IR - Q/C = 0। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, KVL लगाते समय यदि सपोज चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, या फिर करंट ही मैं बता रहा हूँ, Q और -Q है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसको आप नोट कर सकते हो और इसको आपको याद रखना है हमेशा। जब भी आप क्रॉस करोगे कैपेसिटर को, जैसे आप रेसिस्टर क्रॉस करते थे तो करंट के डायरेक्शन में -IR होता था, तो यहाँ भी जब यदि करंट के डायरेक्शन में फिर चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में आप क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल क्रॉस होगा -Q/C, इसको याद रखना। और सपोज ये Q है, -Q है, आप यहाँ पे बेसिकली याद रखना कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में जब क्रॉस करते हो और करंट के डायरेक्शन में, चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव होता है, -Q/C होता है। और सपोज करंट ऐसे फ्लो रहा है और ऐसे आप जंप करो, नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहे हो और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में,
या फिर करंट की डायरेक्शन है और आप नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट को जंप कर रहे हो। सबसे पहले तो करंट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में ही फ्लो करेगा, तो इसमें जंप करो तो डेल्टा वी की वैल्यू Q/C होगी। आप इसको बस याद रखना कि जब आप नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में आप जंप करते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप Q/C होता है। अब यहाँ पे मैंने -Q/C लिखा क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में जंप कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं लिख सकता हूँ V माइनस dQ/dt इंटू R माइनस Q/C इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो काफ़ी सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, V माइनस Q/C इक्वल्स टू dQ/dt इंटू R। अब इसको समझ लो, दैट विल बी बेटर। तो VC माइनस Q/RC मैं लिख देता हूँ, ये R इधर गया, सो दैट इज dQ/dt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dt/RC इक्वल्स टू dQ/VC माइनस Q, ठीक है। अब एक बार निगेटिव साइन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और इसको लेफ्ट साइड लिख दो, तो ये dQ/Q माइनस VC इक्वल्स टू माइनस dt/RC, ठीक है। अब दोनों साइड आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 0 चार्ज था इनिशियली और t टाइम पे चार्ज Q था और टाइम 0 था और यहाँ से t था, तो आप इसको अब इनको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा log Q माइनस VC और आप लिमिट डाल दो 0 to Q और ये माइनस t/RC आ जाएगा, ठीक है। अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो log Q माइनस VC माइनस log Q की वैल्यू 0 डाल दो तो माइनस VC आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस t/RC, और आप उसको log बेस ही है, ये याद रखना आप, Q माइनस VC डिवाइड बाई माइनस VC। लॉग का मैंने प्रॉपर्टी लगाया, सो माइनस t/RC, ओके। सो Q माइनस VC बाई माइनस VC इक्वल्स टू e रेस्ट पावर माइनस t/RC। ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग मैंने लगाया, जब ऊपर उस साइड जाता है तो e रेस्ट टू पावर में हो जाता है। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो Q इक्वल्स टू VC माइनस VC e रेस्ट पावर माइनस t/RC। तो आप क्या लिख सकते हो, Q इक्वल्स टू VC इंटू 1 माइनस e पावर माइनस t/RC, ठीक है। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आपके पास Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, जो कि हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, Q इक्वल्स टू Q0 1 माइनस e पावर माइनस t/τ। ये टॉ बोलते हैं टाइम कांस्टेंट को, ठीक है। तो मैक्सिमम चार्ज कितना डिपॉजिट होगा, तो मैक्सिमम चार्ज Q0 होगा और Q0 की वैल्यू होगी V इंटू C, और ये टॉ का वैल्यू होता है RC, जिसको कि बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अब ये टाइम कांस्टेंट ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि इसकी यूनिट सेकेंड्स होती है, R इंटू C मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड होती है। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कैपेसिटर कितने देर में चार्ज होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और कैपेसिटेंस के वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास I एज ए फंक्शन ऑफ t भी आ जाएगा, तो dQ/dt क्या हो जाएगा I, और आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखो तो VC ये 0 माइनस और माइनस ऑफ 1/RC इंटू ई माइनस t/RC, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या आ गई, V/R e रेज़ पावर माइनस t/RC। तो आपको इसको भी याद रखना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल डेरिवेशन है, घबराना बिल्कुल नहीं है। या फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, I इक्वल्स टू I0 e माइनस t/RC, ठीक है। तो हमने क्या फॉर्मूला डिराइव कर लिया, हमने दो फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। या फिर I0 e रेज़ पावर माइनस t/τ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूला को लिख देता हूँ जो हमने डिराइव किया। हमने डिराइव किया और इसको भी बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और इसको डीके ऑफ करंट, मतलब उसी दौरान करंट का डीके होता है
जब चार्ज होता है ना तो चार्ज कैपेसिटर चार्ज होता है और करंट डीके होता है। क्यों डीके होता है इसका मैं रीज़न बताता हूँ। Q इक्वल्स टू वी सी इंटू वन माइनस ई इज माइनस टी बाई आर सी और I इक्वल्स टू वी बाई आर ई इज माइनस टी बाई आर सी। अब मैं बताता हूँ रीज़न, इसको हमने ये नाम क्यों दिया, ठीक है। देख लो चार्ज कैसे हो रहा है। इनिशियली टी इक्वल्स टू आप जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें तो क्या होगा, टी इक्वल्स टू जीरो पे चार्ज की वैल्यू जीरो होगी एंड एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, क्यू इक्वल्स टू सी वी। और ऐसे ही आप टी इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे डालो तो एट टी इक्वल्स टू जीरो करंट की वैल्यू क्या होगी, वी बाई आर, मतलब मैक्सिमम करंट है। एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, करंट जीरो हो जाता है। और ये काफ़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। ये दोनों और इस दोनों को, इसी दोनों पे स्टेडी स्टेट में आपके प्रॉब्लम्स बनेंगे, ठीक है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। जब भी कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा हो तो एट इक्वल्स टू जीरो पे चार्ज जीरो होता है, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे चार्ज मैक्सिमम होता है, टी इक्वल्स टू जीरो पे करंट मैक्सिमम होता है, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू जीरो होती है। इसको आपको याद रखना है और साथ में इसका ग्राफ भी याद रखना है। तो आपने डीके ऑफ करंट समझ गया, करंट कैसे घट रहा है, मैक्सिमम से जीरो हो रहा है, और चार्ज कैसे हो रहा है, वो जीरो से मैक्सिमम हो रहा है। तो एक तरह से ये राइजिंग ग्राफ हो गया और ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इस तरह से बोलते हैं आप। तो इसका ग्राफ भी साथ में आपको याद रखना है। तो इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो ये दोनों ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, Q वर्सेस T और I वर्सेस T। अब मैं वो रिलेटिव मतलब इन्फिनिटी का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब देखो चार्ज जो होता है वो ऐसे चार्ज होता है, इसका जो फंक्शन बनता है वो ऐसे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पे इसकी वैल्यू CV है और ये जीरो है टाइम, और इसका ऐसे फंक्शन बनता है। तो यहाँ पे वैल्यू V बाई आर है और ये जीरो, ठीक है, इस तरह से घट रहा है। करंट की वैल्यू भी जीरो होती है इन्फिनिटी टाइम पे, लेकिन इन्फिनिटी भी एक रिलेटिव टर्म है। अब कैसे रिलेटिव टर्म है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे लगभग, यहाँ के बाद ये देखो कांस्टेंट हो गया, लगभग कांस्टेंट, ऐसा नहीं एग्जैक्टली पैरेलल हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट रीच हो जाता है। तो मतलब ये लगभग कितना परसेंट हुआ, इतना देखोगे तो लगभग 99% हो गया, ठीक है, यहाँ पे चार्ज। अब ये पता किया गया कि ये जब टाइम आपने कैलकुलेट किया तो ये यहाँ पे जो टाइम आता है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो टाइम आता है वो मिली सेकेंड्स में आता है, माइक्रो सेकेंड्स में आता है या फिर सेकेंड्स में आता है। दैट मीन्स विद इन 1 सेकेंड या 1 मिली सेकेंड ही वो लगभग पूरा चार्ज हो जाता है इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब ये जैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ भी सेम थिंग, विद इन 1 मिली सेकेंड ओनली ये पूरा करंट जीरो हो जाता है। तो हम एज्यूम ही कर लेते हैं बाई डिफ़ॉल्ट, जैसे ही हमने बैटरी लगाया तो पूरा चार्ज हो गया, इमीडिएटली हम एज्यूम कर लेते हैं आगे के प्रॉब्लम्स में स्टेडी स्टेट में, ठीक है। आपको मेंशन किया रहेगा प्रॉपर्ली कि t इक्वल्स टू जीरो पे चार्ज बताओ, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे चार्ज बताओ, t इक्वल्स टू जीरो पे करंट बताओ, ये सब। तो बिल्कुल इस लॉजिक को यूज़ करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड काफ़ी बच्चे वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, काफ़ी सिंपल। तो ये तो हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो फोकस करो अभी फिलहाल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स उसी पे आते हैं। एक होता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को हमने पूरा चार्ज कर दिया, ठीक है, अलग कर दिया कैपेसिटर को, और फिर वापस कैपेसिटर को एक रेसिस्टेंस से हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा। तो उसका भी इसी तरह से एक फंक्शन है, बिल्कुल अपोजिट फंक्शन आता है, उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वो सेकेंड पार्ट है इस टॉपिक का, तो मतलब वो आप खुद से डिराइव भी कर सकते हो। तो उसमें एग्जैक्टली अपोजिट फंक्शन आ जाता है। Q की वैल्यू, Q मतलब डिस्चार्ज होगा, ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और करंट वहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। उसको हम डीके ऑफ करंट नहीं बोलते हैं, आप गेन ऑफ करंट ऐसे बोलते हैं, और उसको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल इसका एग्जैक्टली अलग पार्ट आएगा। तो या तो मैं उसको डिराइव कर लूँ या फिर डायरेक्टली मैं ये रिजल्ट ही लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो रिजल्ट लिखने से पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, काफ़ी बच्चे वाले प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्विकली मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, RC circuit is
connected with battery of 10 volts given R equals to 20 ohm and C equals to 100 microfarad. Okay, how much percentage of capacitor is charged after t equals to 3 RC। मतलब RC एक सेकेंड है, ठीक है, मतलब टाइम का यूनिट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच परसेंट ऑफ द कैपेसिटर इज चार्ज्ड आफ्टर t इक्वल्स टू 3 RC। काफ़ी सिंपल है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, डायग्राम चाहो तो आप बना सकते हो, डायग्राम बनाना चाहिए ऑलवेज। और हमने इसको कनेक्ट कर दिया। 10 वोल्ट का बैटरी है और ये 20 ओम है और ये 100 माइक्रोफराड है। सबसे पहले तो RC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। RC की वैल्यू कितनी है, तो 20 इंटू 100 इंटू 10 पावर -6, तो कितना आ गया, 2 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड्स आ गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 मिली सेकेंड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा बेसिकली 6 मिली सेकेंड के बाद कितना परसेंटेज कैपेसिटर चार्ज हो गया। सर्टेन परसेंटेज चार्ज होगा, ठीक है। ऐसा ही पूछ सकता था कि 2 मिली सेकेंड के बाद ही कितना चार्ज हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा, Q इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो CV, और CV की वैल्यू क्या है, आप C को मल्टीप्लाई करोगे तो CV की वैल्यू आएगी 100 इंटू 10 इंटू 10 पावर -6। सो एक तरह से 10 पावर -3 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 1 मिली वोल्ट, 1 मिली कुलम। ये 10 पावर -3 कुलम हो गया, तो 1 मिली कुलम चार्ज है, ठीक है। तो मैं मिली कुलम में ही आंसर दे देता हूँ, मतलब मेरा मैक्सिमम चार्ज कितना है, Q0 है 1 मिली कुलम। अब मैं देखता हूँ कि उस टाइम पे कितना चार्ज आता है। तो 1 इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी की वैल्यू 3 RC है और यहाँ पे मैं RC लिख देता हूँ। तो अब ध्यान से देखोगे तो 1 इंटू 1 माइनस ई के पावर -3 हो गया। तो ई के पावर -3 मतलब 1 माइनस 1 बाई ई की पावर 3। अब चलो ई का पावर 3 हम कैलकुलेट करते हैं। ई की वैल्यू होती है 2.7। सो 1 डिवाइड बाई 2.7 अगेन डिवाइड बाई 2.7 अगेन डिवाइड बाई 2.7। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 0.05। तो ये आ गया 1 माइनस 0.05। तो कितना कूलम बच गया, 0.95 मिली कूलम। इतना चार्ज हो गया हमारा 3 मतलब एक तरह से 6 मिली सेकेंड्स में। तो कितना परसेंटेज चार्ज हो गया, परसेंटेज चार्ज इज़ 0.95 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। आप देख सकते हो 95% हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया कितने समय में, सिर्फ 6 मिली सेकेंड में। 6 मिली सेकेंड कितना, 1 सेकेंड मतलब ऐसे होता है 1 सेकेंड, देख सकते हो 6 मिली सेकेंड कितना कम समय होगा। इतने कम समय में ये 95% चार्ज हो गया। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ बोल दो कि किस तरह से कैपेसिटर्स कम समय में चार्ज होता है, ठीक है। और किस तरह से ये चार्ज एक टाइम एक रिलेटिव टर्म है। यदि आपसे मैं पूछ देता कि आप इसमें चार्ज निकाल दो 1 सेकेंड के बाद, यदि मैं सेकेंड पार्ट पूछूँ आपसे कितना चार्ज हो जाएगा, कितना परसेंटेज चार्ज हो जाएगा 1 सेकेंड के बाद, तो लगभग ये 99% आ जाएगा। चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको यदि Q की वैल्यू निकालनी है आफ्टर 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ई एस पावर -1 डिवाइड बाई RC सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट कितना है, 2 मिली सेकेंड है। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 पावर -3 लिखोगे। आप देखो इसका कैलकुलेशन क्या होता है, 1 माइनस ई रेस्ट पावर
-500। अब देखो 1/1 माइनस ई पावर 500, ई पावर 500 की वैल्यू क्या होगी? लगभग 0.00000123 लाइक दैट। तो इसकी वैल्यू एक तरह से 99.9999 ऐसे कुछ आएगा। तो कितना परसेंटेज चार्ज हो गया? आप देख सकते हो 99% चार्ज कैप्चर हो गया सिर्फ 1 सेकेंड में। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम आफ्टर स्टेडी स्टेट का मतलब ये हुआ कि जस्ट कनेक्ट किया और छोड़ के आप निकाल दिया तो चार्ज हो गया कैपेसिटर। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्विकली। एग्जैक्टली मैं उसका डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला। सो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और एक को बोलते हैं गेन ऑफ करंट। तो मतलब इसको क्या कर रहे हैं हम, कैपेसिटर हमारा एक चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, हमारा एक चार्ज कैपेसिटर है Q0 माइनस Q0, और फिर उसको हम एक रेसिस्टर से कनेक्ट करते हैं t=0 पे। तो ये हमारा ओवरऑल सिचुएशन है। तो इसमें क्या होगा, चार्ज यहाँ हमारा फ्लो करने लगता है, चार्ज घटने लगता है और ऐसे फ्लो करने लगता है। तो यहाँ पे भी KVL वगैरह लगा के आपके पास Q की फंक्शन आ जाएगी। तो Q की ये फंक्शन आती है Q0, और ये R है e⁻t/RC। ठीक है, और Q0 की वैल्यू V/C ही होगा, तो उसको आपको याद रखना। और I की वैल्यू यहाँ पे आती है V/R या फिर I0 1 - e⁻t/R। बिल्कुल वो अपोजिट टाइप से आता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। गेन ऑफ करंट यहाँ पे देख भी सकते हो, T की वैल्यू 0 पे डालोगे तो मैक्सिमम चार्ज है। और इसका जो ग्राफ निकल के आता है, ग्राफ में मैं ड्रॉ कर देता हूँ Q वर्सेस T और I वर्सेस T क्विकली। ठीक है, तो बिल्कुल इसका अपोजिट ग्राफ होगा। यहाँ पे चार्ज का ग्राफ ऐसा होगा, डिके ऑफ चार्ज, और करंट का ग्राफ यहाँ ऐसा होगा, गेन ऑफ करंट। ठीक है, एग्जैक्टली सिंपल है, आसान है। तो आपको यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो एट t=0 Q इज़ Q0, एट t=∞ Q इज़ 0, और यहाँ पे एट t=0 I इज़ 0 एंड एट t=∞ I इज़ I0। बस इसी को, ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ये नोट, यही आपको आगे के टॉपिक में यूज़ होगा। और इसको आप समझ लिए यूज़ करना, तो फिर RC सर्किट की प्रॉब्लम्स बिल्कुल तेज़ी से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं काफ़ी डिटेल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ RC सर्किट, RC सर्किट क्या है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, कैसे टाइम कांस्टेंट एक रिलेटिव टर्म है, मतलब t=∞ एक रिलेटिव टर्म है। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम RC सर्किट के स्टेडी स्टेट, जो सेकेंड पार्ट है इसके स्टेडी स्टेट एनालिसिस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।